फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, इसमें हम एमपी ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। संभवतः आपका एग्जाम अक्टूबर माह में कराया जाए। तो फ्रेंड्स, जब तक आप प्रिपरेशन पहले से शुरू नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग 3 मंथ पहले से एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले हम लोगों ने हेमेटोलॉजी के एमसीक्यू को शुरू किया। उसके बाद में हमने कल माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर, आज हम लोग हिस्टोलॉजी के कुछ एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। सारे के सारे एमसीक्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप इनको रिवीजन के तौर पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पे क्विज पोल लगाया जाता है। वहाँ पे क्विज पोल के द्वारा आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पे नोट्स भी मिल जाता है। आपको वहाँ पे कोई सूचना होता है तो भी वहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्टेन यूज फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पैरासाइट इज, यानी कि अगर आपको पैरासाइट को डेमोन्स्ट्रेट करना है तो आप कौन सा स्टेन यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि जो स्टेनिंग प्रक्रिया होता है ये एक स्पेसिफिक चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर बात करें कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को डिफ्रेंशिएट करना है तो आप यहाँ पे ग्राम स्टेन यूज कर लेते हैं। अगर आपको एसिड फास्ट यानी कि एसिड फास्ट बेसलाइट यूज करना है तो आप जेडएन स्टेन या आप कहिए कि एफबी स्टेन को यूज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे स्पेसिफिक स्टेन होते हैं आपके। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आपको कोई पैरासाइट को डिटेक्ट करना है तो आप कौन सा स्टेनिंग यूज करेंगे। ऑप्शंस जो हमारे दिए हैं, जिम्सा स्टेन है, ग्राम स्टेनिंग है, एस्टोओर्सिन स्टेन है और पैप स्टेन है। तो पैरासाइट के लिए हम क्या करते हैं, जिम्सा स्टेन का उपयोग करते हैं। जिम्सा स्टेन जो है आपके रोमनस्की स्टेन के अंतर्गत आता है और इसको आप न्यूट्रल स्टेन के रूप में भी जानते हैं। रोमनस्की स्टेन के अंदर एक और महत्वपूर्ण स्टेनिंग आता है जिसको आप लोग लिस्मन स्टेन के अंतर्गत जानते हैं, जो कि आपके हेमेटोलॉजी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो अगर और ऑप्शन की बात करें तो ग्राम स्टेनिंग हमने भी बताया कि ग्राम स्टेनिंग कब करते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को क्या करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। और आपका जो एस्टोओर्सियन स्टेन होता है इसको क्यों किया जाता है, तो एस्टोओर्सियन स्टेन जो आपका होता है ये आपके पॉलिटीन क्रोमेटिन को, ठीक है सॉरी पॉलिटीन क्या होते हैं, क्रोमोसोम को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें एस्टोओर्सियन में तो इसमें 2 चीज़ें आपकी मिली होती हैं। एक आपका यहाँ पे होता है एस्टिक एसिड जो कि 45% के रूप में यूज किया जाता है, और एक आपका होता है ओरेसिन जिसका परसेंटेज होता है 1% का। ठीक है, तो 2 चीज़ें यहाँ पे यूज होती हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है, 55 ml ग्लेशियल एस्टिक एसिड यहाँ पे यूज किया जाता है इसके आपके ओरेसिन के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें होंगी, एक ओरेसिन हो जाएगा, एक एस्टिक एसिड, या आपका ग्लेशियल एस्टिक एसिड। ठीक है, किसको डेमोन्स्ट्रेट करेगा, ये आपके क्रोमोसोम को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, और आता है आपका एक कौन सा, पैप स्टेन। तो पैप स्टेन कहाँ पे यूज करते हैं, ये आपके साइटोलॉजिकल स्मेयर कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो गायनोकोलॉजी के सैंपल होते हैं इनको यहाँ पे स्टैंड करने के लिए किया जाता है, और ज़्यादातर आपके कैंसर लेवल को देखा जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 2nd नंबर का है। ये कह रहा है कि इन ग्रिटलेट्स स्टेन फॉर फंजाई स्टेन व्हिच कलर, ठीक है, विथ व्हिच कलर, यानी कि आपका जो फंजाई का स्टेन होता है, ठीक है, ग्रिटलेट स्टेन, इसमें कौन सा कलर यहाँ पे दिखता है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन में कौन सा कलर यहाँ पे दिखता है, रेड टू पर्पल हो जाता है, या फिर ब्लू, या फिर येलो टू ऑरेंज, या फिर ऑरेंज टू ब्रिक रेड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि रेड टू पर्पल हो जाता है आपके ग्रिटलेट स्टेन में, जो कि आपके फंगस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 3rd नंबर का है। ये कह रहा कि गोमरी ट्राइक्रोम स्टेनिंग टेक्निक इज रिकमेंडेड फॉर व्हिच पैरासाइटिक बॉडी। ठीक है, तो हाँ ठीक है, ये कह रहा है कि किस पैरासाइटिक बॉडी को आप यहाँ पे गोमरी ट्राइकोसोम स्टेन का यूज करते हैं। ठीक है, ट्रिपनोसोमा, या फिर एंटामीबा हिस्टोलिट का, ग्राइडिया लेम्बलिया, या फिर टैक्सोप्लाज्मा गोनेडी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका एंटामीबा हिस्टोलिट का, यानी कि आपका जो गोमरी ट्राइक्रोम स्टेन होता है ये आपके एंटामीबा हिस्टोलिट का को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, बी वाला सही जाएगा। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए या फिर आप इसको समझ लीजिए, जो भी आप कर पाइए। ठीक है, ये फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा 4 नंबर का प्रश्न है, व्हिच स्पेशल स्टेन इज यूज फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट इन टिश्यू, यानी कि आपका जो टिश्यू है अगर उसमें कैल्शियम का डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, सॉरी कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया है, तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कौन से स्पेशल स्टेन का यहाँ पे आप यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम H&E स्टेन पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि H&E स्टेन जो होता है आपका, ये आपका रूटीन स्टेन होता है हिस्टोपैथोलॉजी का, बट इसके अलावा कुछ स्पेशल स्टेन भी यूज किए जाते हैं, जैसे आपके वान कोसा स्टेन हो गया, एलर्जिन रेड यस हो गया, ठीक है, सूडान हो गया। ठीक है, तो ये सब स्टेन आपके क्या आते हैं, स्पेशल स्टेन के अंतर्गत आते हैं।
तो रूटीन में आपका H&E हो जाएगा और स्पेशल में आपके स्पेशल चीज़ों को, ठीक है, डेमोस्ट्रेट करने के लिए किया जाता है। तो कैल्शियम डिपोजिशन को अगर डेमोस्ट्रेट करना है तो कौन सा स्टेन करेंगे? तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, आपका एक हो जाएगा वान कोसा और क्या आपका हो जाएगा एलर्जिन रेडियस। बहुत बच्चे केवल वान कोसा मेथड पे लगा के आएंगे, उनका वहाँ पे गलत हो जाता है, फिर वो कहते हैं कि सर हमारा स्कोरिंग बहुत कम हुआ, कुछ ऐसा प्रश्न आ गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो वान कोसा मेथड होता है और एलर्जिन रेडियस होता है, ये दोनों के दोनों आपके कैल्शियम डिपोजिशन को क्या करने के लिए, डेमोस्ट्रेट करने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दें, इसका जो एलर्जिन रेडियस है इसको आप प्लांट पैथोलॉजी में भी यूज कर सकते हैं, जो आपके वेस्कुलर बंडल होते हैं उसको भी स्टेन करने के लिए किया जाता है, ताकि वहाँ पे भी आपका कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे आने से पहले हम आपको बता देते हैं ये वाला ऑप्शन कि ये जो होता है आपका सोमेलस स्टेन जो होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे यम होगा, ठीक है, स्कोमलस, ठीक है। स्कोमलस मेथड जो होता है ये क्या करने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स आपकी जो रिड्यूसिंग एक्टिविटी होती है आपके टिश्यू में, उनको यहाँ पे डेमोस्ट्रेट करने के लिए किया जाता है। जैसे रिड्यूसिंग एक्टिविटी की बात, जैसे आपका मेलानिन हो गया, ठीक है, और आपका कौन सा हो गया, क्रोमाफिन हो गया, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके रिड्यूसिंग एक्टिविटी होती हैं आपके टिश्यू में। तो जो आपका यहाँ पे सोमोलस जो होते हैं, ठीक है, स्कोमोलस स्टेन, ये आपके किसके लिए, रिड्यूसिंग एक्टिविटी इन टिश्यू को डेमोस्ट्रेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा 5 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है कि इन वान कोसा मेथड कैल्शियम डिपोजिट आर डार्टेड इन कलर, यानी कि जब आप वान कोसा स्टेन कर रहे होते हैं तो जब आप स्लाइड को देखेंगे तो आपका जो कैल्शियम का डिपोजिशन है वो किस कलर का दिखाई देगा, रेड, ब्लैक, पिंक या फिर येलो। तो आपका जो कलर होता है ये आपका ब्लैक होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो आपका वान कोसा का जो कलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा ब्लैक, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर का है। 6 नंबर का कह रहा है हमारा डीकैल्सिफिकेशन टाइम फॉर एक्वस फार्मिक एसिड इज, यानी कि आपका जो डीकैल्सिफिकेशन प्रक्रिया है इसमें अगर आप एक्वस फार्मिक एसिड का उपयोग कर रहे हैं तो इसका टाइमिंग क्या होता है। तो सबसे पहले आप डीकैल्सिफिकेशन जान लीजिए, वैसे आप जान रहे होंगे। देखिए डीकैल्सिफिकेशन मतलब होता है कि आपका जो टिश्यू है, इस टिश्यू में कहीं पे आपके मान लीजिए कैल्शियम का डिपोजिशन है, तो इस कैल्शियम के डिपोजिशन को अगर आपको हटाना है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डीकैल्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप एक्वस फार्मिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं, नाइट्रिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं, कई सारे डीकैल्सिफिकेशन एजेंट आपके होते हैं। बट अगर आप एक्वस फार्मिक एसिड का उपयोग कर रहे हैं तो इसके कैल्सिफिकेशन का टाइमिंग क्या होता है, 2 से 7 दिन, 35 से 40 दिन, 10 से 14 दिन या फिर 14 से 20 दिन। तो इसका जो सही टाइमिंग होता है फ्रेंड्स ये आपका होता है 2 से 7 दिन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला सही जाएगा कि अगर आप एक्वस फार्मिक एसिड का उपयोग कर रहे हैं डीकैल्सिफिकेशन में तो इसका टाइमिंग हो जाएगा 2 से 7 दिन, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन पे। 7 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है, हेरिस्मेर, डेलाफाइट्स, एल्रिस, ठीक है, बुलार्ड या फिर बोहमर्स, ये किस प्रकार के स्टेनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है, इयोसिन है, हीमोटॉक्सिन है, मैक्सिन ब्लू है या फिर म्यूसिकारामाइड्स है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम जब H&E स्टेनिंग बता रहे थे तो हमने बताया था कि जो आपका हीमोटॉक्सिन होता है, क्या हीमोटॉक्सिन जो होता है ये नेचुरली प्राप्त किया जाता है, ठीक है, नेचुरली प्राप्त किया जाता है। बट इसमें जब हम मॉर्डेंट को मिला देते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसको आर्टिफिशियली में कंसिडर करने लगते हैं। और जो मॉर्डेंट को मिलाते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका आयरन का हो सकता है और एक आपका किसका हो सकता है, या आपका एलम का हो सकता है, यानी कि पोटास का हो सकता है, पोटास एलम का, ठीक है। तो यहाँ पे जो आयरन है और एलम है, ठीक है, इनके प्रकार से अलग अलग प्रकार के यहाँ पे हीमोटॉक्सिन बनाया गया, ठीक है। तो वही पूछा गया है कि आपका जो हेरिस्मियर है, डेलाफाइट्स है, एर्लिच है, ये सब हैं क्या, इयोसिन है या फिर हीमोटॉक्सिन है। तो फ्रेंड्स ये आपके क्या है, ये आपके हीमोटॉक्सिन है, ठीक है, क्या है, हीमोटॉक्सिन है, क्योंकि इनके अलग अलग प्रकार हैं और इसमें आयरन और एलम दोनों के हैं, ठीक है। तो अगर आप एक सेपरेट लेक्चर चाहते हैं कि हीमोटॉक्सिन की जो प्रकार होते हैं उनके पर लेक्चर बना दीजिए तो हम बता देंगे। अगर आपको जनरली एक तरह PDF चाहिए तो PDF ही रख लीजिए, क्योंकि बस इसमें क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आयरन हीमोटॉक्सिन है और कौन सा प्रकार आपके एलम हीमोटॉक्सिन है, ठीक है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 8 नंबर का है, द चीफ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन क्रोमेटिन इज कॉल्ड, यानी कि आपका जो क्रोमेटिन है इसमें कौन से चीफ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो चीफ न्यूक्लिक एसिड आपका कौन सा हो जाएगा, DNA ऑप्शन दिया, हिस्टोन प्रोटीन है, बोथ A एंड B है या फिर नन ऑप्शन। तो देखिए जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये आपका मेन आपका कौन सा हो जाएगा, DNA हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे RNA भी होता तो चीफ के रूप में आप DNA को करेक्ट कीजिएगा। और जो आपका हिस्टोन प्रोटीन होता है, ये हिस्टोन प्रोटीन इनके साथ में लगा होता है, ना कि आपके एक न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर का है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एस्पायरेशन साइटोलॉजी इन इंट्राथोरेसिक यूजुअली कैरिड आउट द
ऑफ द टेबल अंडर, यानी कि अगर आप एस्पायरेशन साइटोलॉजी की प्रक्रिया कर रहे हैं और आप थ्रोसिस यहाँ पे थ्रोसिस का आप यहाँ पे एस्पायरेशन कर रहे हैं, तो इसमें किस प्रकार के अंडर में आप वर्क करेंगे, ठीक है। टेलीविजन, फ्लूकोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड गाइडेंस या फिर सिटी गाइडेंस या फिर ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। इसमें से आप सभी की गाइडेंस में आप लोग एस्पायरेशन साइटोलॉजी यहाँ पे करेंगे। ऐसे आपको इसे आप एफनेसी कर रहे होते हैं, ठीक है, इसे एफनेसी कर रहे हैं आप, अगर एब्डोमेन का एफनेसी कर रहे हैं तो क्या करेंगे आप, किसी ना किसी के गाइडेंस में करेंगे। ज़्यादातर लोग अल्ट्रासाउंड के मतलब कि गाइडेंस में करते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं 10 नंबर के प्रश्न पे। 10 नंबर का जो प्रश्न हमारा है, नॉन लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, ऑफ लीवर सेल एंड अपीयर एज फाइन ग्रेन्यूल्स, यानी कि आपका जो लीवर है इसके साइटोप्लाज्म में नॉन लिविंग सब्सटेंस कौन सा पाया जाता है और ये फाइन ग्रेन्यूल्स के रूप में अपीयर होता है, ठीक है। ऑप्शन जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इंक्लूजन बॉडी। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है आपका लिविंग सेल हो जाएगा, ठीक है, लिविंग सब्सटेंस हो जाएगा, सेल कह सकते हैं बट लिविंग सब्सटेंस हो जाएगा आपके सेल का, और लाइसोसोम भी आपके लिविंग सेल का आपका क्या हो जाएगा, सब्सटेंस हो जाएगा। लेकिन जो इंक्लूजन बॉडी होता है क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, ठीक है। तो नॉन लिविंग सब्सटेंस है आपके लीवर सेल का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी वाला चाहिएगा। चलिए फ्रेंड्स आते हैं 11 नंबर के प्रश्न पे। 11 नंबर का जो प्रश्न है ये आपके लिए, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया फेज, यानी कि आपका जो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया होता है इसके कितने फेज होते हैं, आप इस कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व होता है इसमें कितने फेजेज होते हैं, 3, 2, 4, 5, और जितने भी फेज होते हैं अगर आप इसका कमेंट कर ले जाते हैं कि ये फेजेज होते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वाला मतलब कि इसका 11 का आंसर क्या होगा, ठीक है। ये फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने नॉन टेक्निकल के पोर्शन पे। कल फ्रेंड्स हम लोगों ने नॉन टेक्निकल में हिंदी के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग जीके के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 10 प्रश्न हैं हमारे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे प्रश्न को आप सॉल्व करिए और हो सके तो अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि इसको आप रिवीजन कर सकें। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है, यानी कि आपकी जो दोनों नदी है अलकनंदा और मंदाकिनी, इनका संगम स्थल कौन सा है, नंदप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग या फिर रुद्रप्रयाग। तो जो अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल होता है बच्चों, ये आपका नंदप्रयाग होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये वाला सही जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे कह रहा है कि स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ प्रकृति, वनस्पति और वन्य जीव मौजूद हैं डॉट डॉट कहलाता है, यानी कि जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल के बीच के जो संकीर्ण क्षेत्र होता है जहाँ पे आपके नेचुरल यानी कि नेचुरल पौधे जो होते हैं और वन्य जीव होते हैं, इनका क्या कहलाता है, बहिर्मंडल, भूमंडल, जीवमंडल या फिर क्षोभमंडल। तो जो सही आंसर रहेगा आपका बहिर्मंडल कहलाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न पे। तीसरा नंबर का प्रश्न हमारा है, लसलपतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो जो लसलपतु है किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन जो हमारे दिए गोवा, नागालैंड, केरल और कर्नाटक। तो देखिए जो लसलपतु होता है ये आपके नागालैंड का क्या होता है, एक लोक नृत्य है, ठीक है। चलिए चौथे प्रश्न पे आ जाते हैं। चौथा प्रश्न का जो है हमारा, किस खनिज को बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में, बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है, और ये क्या आपका खनिज है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारा कोयला, लोहा, बॉक्साइट, अभ्रक। तो जो बरीड सनशाइन होता है ये आपका हो जाता है बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला सही जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी बाहरी परत है जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों में से बनी होती है, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ते प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी होती है, दुर्बलता मंडल, स्थल मंडल, जीवमंडल और मध्य मंडल। तो किससे विन्यासित प्लेट से कौन बनी होती है। तो ऑप्शन जो सही है आपका बी वाला सही है, यानी कि आपका स्थल मंडल यहाँ पे बना होता है। इसको इंग्लिश में लिथोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस खनिज को मूर्खों की सोना भी कहा जाता है, किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैग्नेटाइट, फ्लोराइड, क्वार्ट्ज और पायराइट। तो जो सही आंसर जाएगा ये आपका ए जाएगा, क्योंकि जो मूर्खों का सोना कहलाता है ये आपका मैग्नेटाइट कहलाता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है 7 नंबर का, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, चंद्रमा सूर्य से बहुत दूर चला जाता है, एक क्षुद्र ग्रह सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। तो जो सूर्य ग्रहण होता है ये आपका कब होता है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कह रहा है कि जादू घोड़ा किसके लिए जाना जाता है, जादू घोड़ा किसके लिए जाना जाता है, चंदन के जंगलों के लिए, यूरेनियम के भंडारों के लिए, एक सींग वाले गैंडों के लिए या फिर
हथकरघा उद्योग के लिए। तो जो इसका सही आंसर जाएगा ये आपका जाएगा चंदन के जंगलों के लिए आपका जादू घोड़ा जाना जाता है। ठीक है, 9वें प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, 9वां प्रश्न हमारा कह रहा कि पोलंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। ठीक है, पोलंग जो होते हैं जो लोक नृत्य किस राज्य से प्रचलित है, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। तो जो सही आंसर जाएगा आपका मणिपुर से ही जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट वाले प्रश्न पे आ जाते हैं बच्चों। लास्ट का प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अंधेर विस्तार में इसकी 3 समांतर श्रेणियों में से एक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अंधेर विस्तारित में इसकी 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है। ठीक है, हिमाद्री, हिमशिखा, शिवालिका और ये फिर हिमालय। तो जो सही आंसर जाएगा ये आपका सी वाला जाएगा, यानी कि शिवालिका। ठीक है, तो 10 प्रश्न आपके जीके थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके जीके से। तो इन सभी प्रश्नों को आप नोट डाउन कर लीजिए और इनको रिवीजन भी कर लीजिएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे और साथ साथ में आपको टेलीग्राम पे क्विज पोल मिल जाता है, तो आप इसको ज्वाइन करिए ताकि आप क्विज पोल को सॉल्व कर पाएँ, ताकि अपने एग्जाम में और भी अच्छा कर पाएँ। आपको ये लेक्चर कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, ताकि उनका भी एमपी ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन का एग्जाम क्रैक हो जाए। फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर है आपके एमपी ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन के साथ साथ ये आपके उत्तर प्रदेश लैब टेक्नीशियन, साथ साथ में बिहार लैब टेक्नीशियन, राजस्थान लैब टेक्नीशियन और जितने भी अन्य स्टेट के लैब टेक्नीशियन की परीक्षा है उसके लिए उपयोगी है। तो आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।